नमस्कार विद्यार्थियों, संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बबीता कासनिया हिंदी की क्लास के साथ आप सबका स्वागत करती हूं। तो अब की क्लास में से पहले हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा के विकास के चरण। तो अब हम उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि हिंदी भाषा को जानने, कोई भी भाषा है उसे जानने और सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं जो कि 3 हैं। पहला दृष्टिकोण है जिज्ञासा। पहला दृष्टिकोण है जिज्ञासा। दूसरा दृष्टिकोण है अनुकरण। अनुकरण। और तीसरा दृष्टिकोण है अभ्यास। किसी भी भाषा को जानने और सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 हैं। जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। किसी भी कार्य को सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासा है। मैं किसी भी कार्य को करूं, अगर मुझे उसे करने की इच्छा नहीं होगी, अगर आप किसी कार्य को करें उसे करने की इच्छा नहीं होगी, तो आप उस काम को नहीं सीख सकते हो। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जानने के लिए जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है दोहराना। दोहराना मतलब छोटी क्लासेस में हम देखते हैं कि जो मैडम होती है, जो अध्यापिका होती है, वो पहाड़े बोलती है, बच्चे उनके पीछे पीछे दोहराते हैं। ABCD बोलती है, बच्चे उनके पीछे पीछे दोहराते हैं। तो वो होता है दोहराना। दोहराने से भी कोई भी काम सीखना बहुत आसान हो जाता है। अभ्यास का मतलब होता है बार बार उसकी प्रैक्टिस करना, बार बार उस कार्य को करके देखना। जब हम बार बार किसी काम का अभ्यास करते हैं तो उसमें निपुणता आ जाती है, उसमें जो हमारा सीखने का जो क्रम है जो वो बढ़ जाता है। यह दृष्टिकोण साइकोलॉजी से लिया गया। साइकोलॉजी का आपने थॉर्नडाइक का नियम सुना होगा, प्रयत्न और त्रुटि का नियम। उसी से ये उस सीखने के मुख्य जो 3 नियम उन्होंने बताए हैं, वही ये नियम है। इन्हें हिंदी में भी लागू किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, कितनी तरह की भाषा हम बोलते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा 3 तरह की मानी गई है। कितने तरह की मानी गई है? भाषा 3 तरह की मानी गई है। पहला है मौखिक भाषा। कैसी भाषा? मौखिक भाषा। दूसरी है लिखित भाषा। दूसरी है लिखित भाषा। और तीसरी है सांकेतिक भाषा। कौन सी है? सांकेतिक भाषा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा के 3 प्रकार हैं। ये हिंदी भाषा के नहीं, भाषा के 3 प्रकार हैं। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिसे हम बोलकर या सुनकर, जैसे कि हम भाषण सुनते हैं, ठीक है, इंटरव्यू सुनते हैं, या 2 व्यक्ति जब परस्पर आपस में प्रत्यक्ष रूप में बैठकर कोई वार्तालाप करते हैं या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, 2 व्यक्ति जब प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें भाषण देना या भाषण सुनना, बोलना और इंटरव्यू देखना या सुनना, जिसे हम सुनते हैं, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है लिखित भाषा, जिसे हम पढ़कर या लिखकर सीख सकते हैं। कैसे? पढ़कर या लिखकर। जैसे हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, पत्रिकाएं, ठीक है, समाचार पत्र हो गया,
समाचार पत्र। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये है लिखित भाषा के उदाहरण। ठीक है, ये कौन सी भाषा के उदाहरण हैं? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इसके बाद है सांकेतिक भाषा, जो संकेतों के द्वारा समझी जाती है। 3 भाषा के प्रकार बताए मैंने यहाँ। एक पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। मौखिक भाषा बोलकर या सुनकर, और लिखित जो भाषा है वह पढ़कर, लिखकर, और सांकेतिक भाषा को संकेतों के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो सबसे सरल भाषा इसमें से कौन सी मानी गई है। सबसे सरल भाषा है मौखिक भाषा। सरल भाषा मौखिक भाषा को माना गया है, क्योंकि यह बोलकर या सुनकर इस भाषा में, मौखिक भाषा में एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, जो कि 2 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रूप से बैठकर जब विचारों का विमर्श करते हैं, एक दूसरे के साथ जो विचार विमर्श करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो यह सबसे सरल भाषा मानी गई है। और सबसे कठिन भाषा है सांकेतिक भाषा। सबसे कठिन भाषा है। सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा है। सबसे कठिन भाषा कैसे है कि संकेतों के द्वारा हम कुछ भी कहते हैं तो हर कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई गूंगा व्यक्ति हमें संकेतों से समझाएगा तो हम आसानी से नहीं समझ सकते। एक कहावत है कि गूंगे की भाषा गूंगा की माई जाने, तो उसको जानने वाले ही उसकी भाषा समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता। तो सांकेतिक भाषा सबसे कठिन है। ठीक है, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सड़क के चौराहे पर खड़ा यातायात कर्मी, सड़क के चौराहे पर खड़ा यातायात कर्मी गाड़ियों को नियंत्रित कैसे करता है? गाड़ियों को नियंत्रित कैसे करता है? तो वो विसल बजाता है, हाथों के इशारों से वो गाड़ियों को नियंत्रित करता है। तो वो क्या है? सांकेतिक भाषा है। गाड़ी, जब हम सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, सड़क पे जा रहे होते हैं, तो गाड़ी का हॉर्न सुनकर हम साइड में हो जाते हैं, तो ये संकेत है। गाड़ी वाला हमें आकर नहीं कहता कि साइड में हो जाइए, वो संकेतों के द्वारा हमें बता रहा है। तो ये सांकेतिक भाषा है। और सबसे जो लिखित भाषा है वो ना ही तो सरल भाषा है और ना ही वो कठिन भाषा है। ठीक है, क्योंकि वो सरल भी है और कठिन भी है। सरल और कठिन कैसे है कि मान लीजिए मैं यहाँ हिंदी में लिख रही हूँ जिसे आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ हिंदी में लिख रही हूँ, आप इसे आसानी से पढ़ पा रहे हैं, तो ये आपके लिए सरल भाषा हुई। अगर इसे मैं उर्दू में लिख दूँ, अगर मैं इसे उर्दू में लिख दूँ तो क्या आप इसे पढ़ पाएंगे? आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये आपके लिए कठिन भाषा भी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये कठिन भी है और सरल भी है। संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अलग अलग विषयों के वीडियो डाले जा रहे हैं। आप सब हमारे संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो हमारी वीडियोस हैं उनका लाभ उनको भी मिल सके। इसके बाद में हम आते हैं व्याकरण पर। ठीक है, व्याकरण क्या है? वी धन आ करण। इसका क्या मतलब है? इसमें 2 उपसर्ग हैं, वी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, और कर्ण मिलकर बना है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण का क्या अर्थ होता है? व्याकरण का अर्थ होता है कि भली भांति शब्दों को लिखना, प्रयोग करना और उच्चारण करना, ये क्या है? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण क्या है कि भली भांति जब हम शब्दों का उच्चारण कर सकें, भाषा का शुद्ध प्रयोग कर सकें। शुद्ध प्रयोग करना व्याकरण है। ठीक है, भाषा का भली भांति शब्दों को लिखना, प्रयोग करना, उच्चारण करना और भाषा का शुद्ध प्रयोग करना
व्याकरण है। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं। कितने हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला अंग कौन सा है? वर्ण। पहला अंग कौन सा है? वर्ण। दूसरा अंग है शब्द और तीसरा अंग है वाक्य। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला अंग है वर्ण, दूसरा अंग है शब्द और तीसरा है वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो वाक्य क्या है? सार्थक समूह है। सार्थक समूह, ठीक है, प्लस क्रमबद्ध भी होगा ये। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द है, वर्ण से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना। और वाक्य क्या है? सार्थक समूह है और क्रमबद्ध भी है। और ये व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। और इसके अलावा भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। ठीक है, कि भली भांति से शब्दों को लिखना, प्रयोग करना, उच्चारण करना और भाषा का शुद्ध प्रयोग करना ही व्याकरण है। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। और वाक्य क्या है? सार्थक समूह है और क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध का मतलब है कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होना जरूरी है, इसी से वाक्य बनता है। और वाक्य व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वर्ण किसको बोलते हैं? वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण किसे कहेंगे? कि शब्दों का शुद्ध प्रयोग, उच्चारण और लेखन का ज्ञान वर्ण विचार है। क्या है? वर्ण विचार है। शब्दों का शुद्ध प्रयोग, उच्चारण, लेखन वर्ण विचार है। अब वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण कैसे बना है ये देखते हैं। वर्ण शब्द कैसे बना? वर्ण कैसे बना या किसे कहते हैं? वर्ण क्या है कि मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। ठीक है, भाषा की मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। और ध्वनि का जो लिखित रूप है, ध्वनि का लिखित रूप कौन सा होता है? वर्ण होता है। अब मैं यहाँ बोलूँ अ, अगर मैं बोलूँ अ तो मैं क्या बोल रही हूँ? ये ध्वनि है। आप इसे जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। ध्वनि को जब हम लिख देंगे, जो हम बोलते हैं उसे जब हम लिखेंगे तो वो वर्ण बन जाता है। तो इसकी परिभाषा है कि भाषा की मौखिक इकाई, मौखिक इकाई ध्वनि
और उसका लिखित रूप वर्ण है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? वर्ण के दो रूप हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से हैं? स्वर है और व्यंजन है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। स्वर किसको कहते हैं? स्वर किसको कहते हैं? तो वर्णों का वह समूह, सबसे सिंपल परिभाषा है जो आसानी से याद हो जाएगी और बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे, और समझ भी आ जाएगी। तो वर्णों का वह समूह जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। क्या नहीं लेनी पड़ती? किसको कहते हैं? स्वर की वर्णों का वह समूह जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? कि वर्णों का वह समूह जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, वर्णों का वह समूह जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता, अन्य वर्ण कैसे अभी समझाती हूँ, अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अब अन्य वर्ण की सहायता कैसे लेनी पड़ेगी? कि ये है क, ये क हलंत जब लगा है तो ये स्वर से रहित है, मतलब ये आधा है। अब इसको आप ऐसे ही लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। इससे अन्य वर्ण यानी कि स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, तो ये क्या बनेगा? ऐसे क। ठीक है, और स्वर को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, व्यंजन को सहायता अन्य वर्ण की लेनी पड़ती है। इसके बाद देखते हैं कि वर्ण में स्वर कितने थे? 11। 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 स्वर हैं। अब आप कहेंगे कि आपने यहाँ ये नहीं लिखा, अंग और अह। अंग और अह इनको कभी भी व्यंजन के साथ इनका उच्चारण नहीं होता है, और ये कभी भी स्वर में इनकी गणना नहीं होती है। ये क्या है? अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह है। अयोगवाह का अर्थ मैं आपको अभी समझाती हूँ। अब आप यहाँ कहेंगे कि आपने ये एक ही री क्यों लिखा है? तो एक री और होता है ये वाला, ये संस्कृत में होता है। हिंदी में केवल ये लघु री होता है, दीर्घ री नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह, इसको अभी हम वर्ड को तोड़ लेते हैं एक बारी। अ योग वाह। अ का मतलब होता है बिना या नहीं। योग का मतलब होता है जुड़कर। क्या होता है? जुड़कर। और वाह मतलब वहन होना। ठीक है, तो क्या बना? जो किसी व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होता, क्योंकि ये केवल स्वरों के साथ ही जुड़ते हैं, व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ एक, कि मैं लिखती हूँ क्रमशः,
ठीक है। मैं लिखती हूँ क्रमशः, तो जब ये श है ये पूरा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, स्वर है। आधा श ऐसे होता है जब ये स्वर से रहित होता है, जब इसमें स्वर मिल जाता है तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसके अंदर स्वर है, जब स्वर होगा तभी ये लगेगा। अब इसमें से अगर आप अ निकाल देते हो तो ये यूं बच जाएगा। ये देखिए, तो ये क्या है, अयोग वाह, मतलब इसका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है, व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। आगे देखते हैं कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों के प्रकार, ठीक है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी परिभाषा कि उच्चारण में लगे समय के आधार पर, ठीक है। स्वर कैसे देखते हैं हम, कि उच्चारण में लगे समय के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। उच्चारण में लगे समय के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि स्वर कितने होते हैं। स्वर 3 होते हैं। पहला है ह्रीस्व स्वर, ह्रीस्व स्वर 4 होते हैं, इसे हम लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और ह्रीस्व स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, अ आता है, ई आता है, ऊ आता है और री आता है, ठीक है। इसमें 4 स्वर आते हैं। इसके बाद होगा दीर्घ स्वर। इसके बाद कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। ह्रीस्व स्वर है, उसमें 4 स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर में 7 स्वर आते हैं। कितने स्वर आते हैं, 7 स्वर आते हैं। इसे गुरु भी कहते हैं, गुरु मात्रा। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक यानी कि 2 मात्राएं, और संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। 4 स्वर लघु में आते हैं, 7 स्वर दीर्घ में आते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो है संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर है, संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ये भी 4 होते हैं, लेकिन गणना में हमें दीर्घ और ह्रीस्व 2 ही स्वर हमारे काम में लिए जाते हैं। इनका सिर्फ संधि में हम इनका उपयोग करते हैं। ये कैसे बनते हैं, ए कैसे बनेगा कि अ और ई, गुण संधि में आता है ये, अ और ई ए बनते हैं। ये ए कैसे बनेगा, अ और ए। ओ कैसे बनेगा, अ, उ। और औ कैसे बनेगा, अ धन ओ, ठीक है। इस तरह से ये सारे संयुक्त स्वर बनेंगे। आगे की कक्षा में हम इससे आगे चर्चा करेंगे और इसी के साथ
आप सबका हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे YouTube चैनल को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।